Welcome to my channel Track with Indresh. So today we are doing customer value and satisfaction topic. So ये हमारी आज की क्लास जो है वो पार्ट 3 है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। आप सब लोग एंजॉय करते रहिए, पूरे वीडियो को देखिए। बहुत सारी लाइव क्लासेस हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो अपने नेट जीआरएफ के और टारगेट को अचीव करो, या और कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी ये हमारा टॉपिक सबसे बेहतर है। ये कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर वैल्यू क्या होता है? वैल्यू जहां पे टर्म आता है, हमेशा वैल्यू की बात जब भी करते हैं तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, वो समथिंग होता है हमारा यहाँ पे मनी, ना। मनी के रिस्पेक्ट में हमको क्या मिल रहा है बेनिफिट, तभी हम उस वैल्यू को बता पाते हैं। जैसे कोई भी चीज 1,000 या 10,000 रुपए की है ना, उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और कोई भी चीज अगर हम कहते हैं 6,000 रुपए की है, वही सेम बेनिफिट्स अगर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी ज्यादा हुई? जो आप 6,000 रुपए में वही चीज ले रहे हो। तो वैल्यू मतलब समझ रहे हो, इट इज अ परसीव्ड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ बंडल ऑफ इकोनॉमिक, फंक्शनल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट दैट कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम द गिवन मार्केट ऑफरिंग। कस्टमर वैल्यू जो होते हैं वो लाइक बहुत कॉमन है, इन टिपिकल इन नेचर, बिकॉज दे शो द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज दे आर इंस्ट्रूमेंटल, dynamic, hierarchical, diverse, synergic and vary across the customer। अभी कस्टमर टू कस्टमर भी हमारे बदल सकते हैं, प्राइस टू प्राइस बदल जाएंगे आप, लाइक बहुत सारी जैसे इसमें लिखा है, इंस्ट्रूमेंटल है, डायनेमिक है, चेंज हो सकते हैं। कस्टमर वैल्यू से एक सेटिस्फैक्शन भी टर्म यहाँ पे आ जाएगा। सेटिस्फैक्शन इज द एंड स्टेट वैल्यू, वेयर इज अ प्रोडक्ट वैल्यू इज अ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू थ्रू विच द कस्टमर रीच एट एंड स्टेज वैल्यू। मतलब जब आप जो सोचते हो वो आपको मिलता है और आप सेटिस्फाई होते हो, वही सेटिस्फैक्शन है। देयर आर सम steps in a customer value analysis. So identify the major attribute and the benefit that customer value, assess the quantitative importance of the different attributes and benefit. Then you have to assess the company's and competitors performance on the different customer value against their rated importance. Then you have to examine how the customer in a specific segment rate the company's performance against the specific major competitor on the individual attribute or a benefit, and then you will monitor the customer value over a time. So देखो, ये जो स्टेप है ये कस्टमर वैल्यू एनालिसिस है। अब आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं, बहुत मतलब मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि इनको छोड़ा जाए, इसीलिए मैंने इनको अलग से रख दिया है। इसमें क्या कहा है, हमको पहली बात जो मेजर मेजर जो बड़े बड़े हमारे एट्रीब्यूट और बेनिफिट हैं, जो कस्टमर वैल्यू कितना है उसको आइडेंटिफाई करो भाई, जिसको आप वैल्यू करते हो उसको आप देखो। फिर उसके बाद एसेस करो उनकी क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंस क्या है ऑन डिफरेंट एट्रीब्यूट एंड बेनिफिट। उसके बाद कंपनी देखती है खुद का और कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस ऑन अ डिफरेंट कस्टमर वैल्यू अगेन देयर रेटेड इंपॉर्टेंस। उसके बाद एग्जामिन करना है कि कस्टमर कैसे हमारे स्पेसिफिक सेगमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटर के परफॉर्मेंस को देखता है, या उसमें बेनिफिट्स दे रहे हैं कॉम्पिटिटर, उनको कैसे वैल्यू करता है। उसके बाद ही हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कस्टमर वैल्यू ओवर टाइम। अब यहाँ पे एक वर्ड निकल के आता है, प्रॉफिटेबल कस्टमर। प्रॉफिटेबल कस्टमर इज अ पर्सन, हाउस होल्ड और अ कंपनी दैट कवर that over a time yield a specific stream that exceed by the acceptable amount the company's cost stream for attracting, selling, advertising a customer, right? प्रॉफिटेबल कस्टमर क्या होता है? एक पर्टिकुलर पर्सन, हाउस होल्ड या कंपनी जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है रेवेन्यू जनरेट करके देगा, और जो इनको लाने में पैसा लगा है वो कम होना चाहिए जो वो खरीद रहे हैं, है ना। भाई अगर हमने किसी को लाने में 1,000 रुपए खर्चा किए, ये कस्टमर भले ही आपका प्रोडक्ट जो है 50 रुपए का है, बट इस 50 रुपए के प्रोडक्ट के लिए एक कस्टमर पे आपने 1,000 रुपए खर्चा किया। बट अगर वो आपके लाइफ टाइम, या मान लो यहाँ एग्जांपल के तौर पर उसने कम से कम लाइक आपके 2,000 प्रोडक्ट्स को खरीद लिया है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रॉफिटेबल कस्टमर होता है, बिकॉज उसने बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके आपको दे दिया है, राइट। ऊपर से फोकस होता है लाइफ टाइम स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू जनरेट हुए, मतलब एक कस्टमर हो तो आपको वो लाइक पूरे जो प्रोडक्ट की लाइफ हो, भाई प्रोडक्ट भले ना रहे बट कस्टमर रहे। ऐसा ना हो कि कस्टमर कुछ महीने या कुछ हफ्ते या कुछ टाइम पीरियड तक वो रहा, खरीदा, उसके बाद उसने स्विच कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर ऐसा है भी,
पर उसको उतना तो वो उतना तो कंपनी का प्रॉफिट जनरेट कर देना चाहिए जितना कंपनी ने कॉस्ट लगा दी है। उससे जब एक्सीड करता है उसी को हम लोग प्रॉफिटेबल कस्टमर कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, what is or are the reason for determining the profitable customer? So statement number one है to get focus on lifetime stream of a revenue and a cost, not on the profit from the particular transaction. और statement number two कह रही है to get focus on the revenue and the cost from the particular transaction. ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर हमको कमेंट में बताओगे, राइट? कमेंट में जरूर बताओगे, जो देख रहा है जरूर यहाँ पे अगर यहाँ तक आया है तो आप हमको आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, चलो फिलहाल इसका हम आंसर आपको बता रहे हैं। इसका आंसर है 3, राइट? स्टेप नंबर 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। आप अपने हिसाब से चेक भी कर लेना। भाई दूसरा वाला हमारा इनकरेक्ट है। गेट फोकस ऑन अ रेवेन्यू कॉस्ट एंड अ कॉस्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। नहीं, हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे फोकस नहीं करते। जब हम लंबे समय के लिए जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाते हैं, तो एक के पीछे नहीं भागते। What is 20/80 rule or 21/50 rule? 20/80 rule says that the top 20% of the customer often generate 80% or a more of the company's profit. तो ये कहता है कि जो आपके 20% कस्टमर, मान लीजिए हमारे पास 1000 कस्टमर हैं, तो ये जो हमारे 20% कस्टमर है, टॉप 20% जो हैं, जो टॉप 20 है, जो खुद खरीद रहे होंगे, वही टॉप 20 हमारे प्रॉफिट का 80% होल्ड कर रहे होते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1000 कस्टमर हैं और मान लीजिए कि 50,000 हमारे पास प्रॉफिट है, 50,000 रुपए प्रॉफिट है, राइट? तो ये जो 20% मतलब 200 लोग जो हैं, वो हमारा कितना परसेंट प्रॉफिट दे रहे होंगे? 40,000। मतलब आप इन 200 से 40,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, कि 80% से आप 10,000 का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन मेनी केसेस मोस्ट एक्सट्रीम द मोस्ट प्रॉफिटेबल 20% ऑफ द कस्टमर में कंट्रीब्यूट एज मच एज 150 to 300% ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। कभी कभी जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है वो 150-150%, तीन तीन मतलब 150 से 300% तक बढ़ जाती है। मतलब पूरा का पूरा, और कभी कभी तो उन्हीं से ही और भी ज्यादा एक्सीड कर रहा है। जैसे नेक्स्ट टाइम अगर 50,000 से आपके पास 80,000 रुपए या 70,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो वो भी हमारा यही 20% कस्टमर से हमारे पास आ रहा है। समझ में आई बात? यही हमारा रूल है 20/80 रूल या 21/50 रूल। मतलब टॉप 20 कस्टमर जो है वो 80% प्रॉफिट या 150% से 300% प्रॉफिटेबिलिटी इनसे आप ले लेते हो, राइट? और लीस्ट प्रॉफिटेबल जैसे कि 10 to 20% कैन एक्चुअली रिड्यूस द प्रॉफिट बिटवीन 50 to 200%। अब जैसे कि हमने कहा टॉप 20 हमारे ऐसे हैं जो प्रॉफिट को दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे उससे 20% तक ऐसे भी होते हैं जो लीस्ट प्रॉफिटेबल हैं, आपके प्रॉफिट को रिड्यूस भी कर रहे हैं। इनकी वजह से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस क्यों होता है, ये आप इस सेट पर यहाँ वाले स्लाइड से समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा था ना, जो रेवेन्यू स्ट्रीम है दैट शुड बी exceed by an acceptable amount that company cost stream for attracting, selling and advertising the customer। कस्टमर को लेने के लिए, होल्ड करने के लिए पैसे लगते हैं। अब इन पे आप पैसा खर्चा तो कर रहे हो, हजार रुपए खर्चा तो कर रहे हो, बट उनकी बाइंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो लीस्ट प्रॉफिटेबल है। ऐसे कस्टमर्स को कंपनी क्या करती है? व्हाट कंपनी शुड डू लीस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर? एक सीधी सिंपल बात, कंपनी इंप्रूव इट्स प्रॉफिट्स बाय फायरिंग द वर्स्ट कस्टमर। ऐसे कस्टमर्स को हटाओ जिन पे तुम जबरदस्ती पैसा खर्चा कर रहे हो, वो ले भी नहीं रहे हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ भी नहीं कर रहे हैं, उनका कोई आगे का भरोसा भी नहीं है। अब एक टॉपिक आता है जो आपके नेट एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू दैट इज CLV डिस्क्राइब्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ओवर अ कस्टमर्स लाइफ टाइम परचेज। तो हमारा ये जो फ्यूचर जो भी लाइक आने वाला है, या फ्यूचर पे जो भी प्रॉफिट्स आने वाले हैं, उनकी वैल्यू को ये कैलकुलेट करके दे रहा है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा है। मतलब एक कस्टमर है, वो आपके प्रोडक्ट को लाइफ टाइम परचेज करेगा, राइट? अब आज जो करेगा, मतलब लाइक जैसे कि आज मान लीजिए 100 रुपए है, कुछ महीने बाद 110 रुपए है, या 110 रुपए है, या 200 रुपए भी है। तो जो आप सोच रहे हो, ये जो रेवेन्यू हमारे पास आएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है?
जैसे आप लोग एनपीवी वगैरह में करते थे, कैश फ्लोज हमारे पास आती तो जा रही है, बट उनकी आज वैल्यू क्या है उसी को कैलकुलेट करता है कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू। ये क्या करता है, जो एक्सपेक्टेड है हमारा लाइफ टाइम परचेज करेगा, फ्यूचर आएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। सो इट प्रोवाइड्स अ फॉर्मल क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क कस्टमर इन्वेस्टमेंट and help marketer adopt longer term perspective। So CLV क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप एक बार इसको जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में आने लायक यही चीज है, राइट। सबके डिनोटेशन मैंने दे दिए हैं। पीटी मतलब प्राइस पेड बाय द कस्टमर एट द टाइम टी। सीटी मतलब होता है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विंग द कस्टमर एट टाइम टी। ये ये हमारा कस्टमर, ये जो कस्टमर है प्राइस जो पे कर रहा है वो, और ये हमको जो कॉस्ट हमको खर्चा करनी पड़ रही है, जैसे कि कोई चीज 100 रुपए की है, आपको इसको लेने के लिए 40 रुपए खर्चा करने पड़ रहे हैं, राइट। और आरटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कस्टमर, रिपीटेड बाइंग और बीइंग लाइव एट अ टाइम टी, राइट। और एसी हमारे क्या है, एक्विजिशन कॉस्ट। और वन प्लस आई, आई क्या है हमारे पास, आई क्या है, डिस्काउंट रेट है भाई, यही तो हमारा होगा ना प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, वो आई है। और टी हमारा टाइम है, हॉरिजॉन है, जो आपको सबमिशन के सबसे दिखाई पड़ रहा है, राइट। ये वाला फॉर्मूला एक बार हमारे पास आ चुका है एग्जाम में, ये वाला फॉर्मूला आ चुका है, ये इनफाइनाइट टाइम के लिए दिया गया है, वहां पे हम लोग सीधे सीधे एम आर टी अपॉन वन प्लस आई की पावर टी कर देते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू आर 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 अपॉन वन प्लस आई माइनस आर, ये हम लोग कर देते हैं, राइट। ये जो एम है ना, ये हमारा वही रेवेन्यू वाली बात है, यहाँ पे रेवेन्यू ही हमारा होता है। अच्छा, अब बात तुरंत की तुरंत आएंगे, शिफ्ट करेंगे कस्टमर वैल्यू के बारे में और भी ज्यादा, कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कस्टमर वैल्यू एंड द टोटल कस्टमर कॉस्ट। ये कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू क्या है भाई, हमने वैल्यू क्या डिलीवर किया। तो जो कस्टमर जो भी टोटल कस्टमर वैल्यू है और जो भी टोटल कस्टमर कॉस्ट है, दोनों के बीच के डिफरेंस को ही डिलीवर्ड वैल्यू कहेंगे। टोटल कस्टमर वैल्यू क्या है, क्योंकि ये डिलीवर्ड वैल्यू के बारे में बात करा, ये माइनस ये है, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब क्या, द बंडल ऑफ बेनिफिट दैट अ कस्टमर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द गिवन प्रोडक्ट और सर्विस, राइट। फंक्शनल वैल्यू क्या होती है, फंक्शनल वैल्यू होती है कंज्यूमर चॉइस इज परसीव्ड फंक्शनल यूटिलिटेरियन, फिजिकल परफॉर्मेंस यूटिलिटी परसीव फ्रॉम द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। फंक्शनल जैसे कि भाई कोई भी प्रोडक्ट उसका फंक्शन क्या है, जैसे कि हैंड वॉश का फंक्शन क्या है भाई, आपके हाथ साफ तरीके से धुल दे। कोई टीम का फंक्शन क्या है कि वो आपके बॉडी को रिफ्रेश रखे, है ना। जो बैड ऑर्डर है उसको हटा के एक अच्छी सी स्मेल आपको देती रहे, ये उसका फंक्शन है, उसका काम ये है। अब ये पेन क्या है, इसका पेन का काम है कि ये चले ऐसे करके, तो इसका ये फंक्शन है, राइट। इसका ये फिजिकल परफॉर्मेंस यूटिलिटी है भाई, देख सकते हो उसकी यूटिलिटी क्या है ना। यूटिलिटेरियन उसका क्या है, फंक्शनल क्या है, क्या फंक्शन है, इसी को हम लोग फंक्शनल अप्रोच कहते हैं। सोशल वैल्यू ऑफ सोशल वैल्यू क्या आता है, सोशल वैल्यू ऑफ अ चॉइस इज परसीव्ड यूटिलिटी acquired because of the association between a one or a more specific social group and a customer choice. So customer choice gains social value by being linked with the positively or negatively stereotyped demographic or a socio-economic or a culture ethnic groups, जैसे कि reference group। किसी को देख के जब आप कोई चीज करते हो या कर रहे हो दिखाने के लिए, ऐसा करके सोचो कि आप कोई चीज ले रहे हो, जैसे कि मान लो म्यूचुअल फंड्स ले रहे हो, दिखा रहे हो कि हाँ मैंने तो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, मैंने म्यूचुअल फंड में ये स्कीम ले रखी है, मैंने इक्विटी में रखा है। उसकी एक यूटिलिटी है कि यू आर शोइंग द योर लाइक अवेयरनेस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, राइट, मैनेजिंग अ फाइनेंस। तो सोशल वैल्यू यहाँ पे भी है। या इसको और सेंस में देखना चाहते हो, कोई अगर प्रोडक्ट ले रहे हो, वो प्रोडक्ट चाहते हो कि बाकी लोग देखें, मैंने एक वॉच ले ली, अब मैं चाहता हूँ ये डिजिटल वॉच है, अब ये सब लोग देखें कि हाँ मेरे पास जो है बड़ी महंगी सी ये डिजिटल वॉच है जो सारी चीजें करती है, फोन आ रहा है तो भी उसमें आ रहा है, पता चल रहा है, तो इसकी एक सोशल वैल्यू है। इमोशनल वैल्यू क्या होती है, इमोशनल वैल्यू ऑफ चॉइस इज परसीव्ड यूटिलिटी एक्वायर्ड फ्रॉम इट्स कैपेसिटी टू स्टिमुलेट द कंज्यूमर्स इमोशन एंड फीलिंग। नाम से समझ में आ रहा है कि देखिए इमोशन या फीलिंग पे आप अगर आप पकड़ बना रहे हो तो उसको इमोशनल वैल्यू कहेंगे। Twice acquired the emotional value when associated with a specific feeling or when it triggers or sustain those feeling। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि गुड नाइट है, आजकल मच्छर बहुत हो गए हैं तो गुड नाइट है। गुड नाइट आप लोगों ने हॉस्टल वाला एक देखा होगा जिसमें उसमें वो कहते हैं कि ये लड़कियां सिर्फ आपकी ही नहीं हमारी भी हैं और हम इनका 200 लड़कियों का ख्याल रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं कि वहां पे हम लोग गुड नाइट लगा रहे हैं, या फिर मेरा बच्चा बाहर जा रहा है तो हम उसको बाहर ऐसे भेजे बिल्कुल सेफ रहे,
ये हमारी इमोशनल वैल्यू जोड़ के दे दी है। इवन हेयर स्ट्रांग वाली भी यहाँ पे इमोशनली राइट। अब देखो वहां पे बाल आपको मजबूत कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, बट मैसेज देखो कैसे दे रहे हैं कि आपको मजबूत बनना है, जैसे आपके बाल मजबूत हैं। तो ये इमोशनल वैल्यू है, क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। और इमोशनल वैल्यू में आप इवन लाइफ इंश्योरेंस को या हेल्थ इंश्योरेंस को भी ले सकते हो, है ना। सबसे बेहतरीन एग्जांपल इमोशनल वैल्यू का कि आप अपना तो ख्याल रखो, अपने परिवार का भी रखो। आप नहीं रहोगे, मान लो कल को तो आपके फैमिली पे कोई बोझ नहीं रहेगा, है ना। प्रोडक्ट में सर्विसेज आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद इमोशनल रिस्पॉन्सेज, जैसे कि डिटॉल और लाइफ बॉय का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। सेफ गार्डिंग द हेल्थ ऑफ योर चिल्ड्रन इज एन इमोशनल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। अब आती है एपिस्टेमिक वैल्यू। एपिस्टेमिक क्या होती है? एपिस्टेमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ नॉलेज, मतलब कोई एक ऐसी चीज जहाँ पे आप नॉलेज गेन करने के लिए कोई यूजेज कर रहे हो। प्रोडक्ट के सेंस में कह रहा हूँ कि जब आपको कोई एपिस्टेमिक वैल्यू गेन हो रही है कि ये अगर करेंगे तुमको ये गेन हो जाएगा, मतलब अगर हम ये कर रहे हैं तो इससे कुछ ना कुछ ज्ञान आएगा। कोई बुक खरीद रहे हो तो सोच रहे हो इसको हमको एक कुछ ऐसे राइट बढ़िया पढ़ने को मिलेगा, नॉलेज हमारी बढ़ जाएगी, इंग्लिश हमारी सही हो जाएगी। या जहां पे आप सोचते हो कि ये सबसे पहली बार या हमने कभी यूज नहीं करी, चलो इसको यूज करके देखें। या कभी किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पे कोई ऐसी नया डिश आपको दिखा, तो सोचते हो कि चलो ये वाला ट्राई करके देखें कि इसमें क्या होता है, क्या टेस्ट आता है, क्या फ्लेवर आता है। तो हर एक चीज क्या है यहाँ पे आपकी जो क्यूरोसिटी है उसको फॉस्टर कर रही है या उसको मीट आउट कर रही है। ये हमारी एपिस्टेमिक वैल्यू। सो न्यू परचेज कंजम्पशन एक्सपीरियंस especially offer the epistemic value since all the new product provide some novelty, मतलब नयापन कुछ देते हैं। marketers should try to build some novelty around the product। प्रोडक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ नया देना चाहिए, जैसे कि कुछ उसको लाइक इच्छुकता हो कि हाँ ये जरूर लेके देखें, खरीद के देखें। एग्जाम्पल के तौर पर अमूल है, अमूल का अभी तक मिल्क आता था, फिर आप उसका दही भी देख रहे हो, उसका छाछ भी देखते हो, मसाला छाछ उन्होंने दे दिया, पनीर भी दे रहे हैं, टोफू भी दे रहे हैं। फिर पनीर हो गया मिल्क से बना, टोफू हो गया वो हमारा नॉर्मल ये वाले मिल्क से नहीं होता है, वो राइट सोया मिल्क से वो निकाल के दे रहे हैं। तो देखो कई सारे प्रोडक्ट अब आप हो सकता हो वहां पे परचेज करने जाओ, देखो कि हाँ ये कैसा है। भाई मैं भी ऐसा कर चुका हूँ, करता भी हूँ। जैसे उन्होंने मिष्टी दही दे दिया, योगर्ट दे दिया। अभी आपने कहा कि यार ये योगर्ट क्या होता है, दही तो चलो ठीक है, अब योगर्ट क्या है? वहां पे तुम जाके खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो जस्ट टू नो, राइट। कंडीशनल वैल्यू सबसे आसान है। ये तब आपको मिलती है जब कोई कंडीशन पूरी होती है, जैसे कि बहुत ही नींद आ रही है आपको, दोपहर का टाइम है, नींद आ रही है, तो आपको एक कॉफी या चाय मिल जाए, तो उसकी एक एपिस्टेमिक वैल्यू है। सनस्क्रीन कब लगाते हो? राइट, जब आपको बहुत हैवी अल्ट्रावायलेट रेजेस के सामने जाना पड़ेगा, मतलब फेस करना पड़ेगा, मतलब सन में जाना पड़ेगा, तभी आप सनस्क्रीन लगा रहे हो, राइट। वो लोशंस आप लेके जा रहे हो, छाता, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की एक अपनी कंडीशनल वैल्यू है। ऐसे उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब है? जब बहुत तेज धूप होगी तब वो आपको वैल्यू देगा, या तो बहुत तेज बारिश होगी तभी वो आपको वैल्यू देगा, राइट। चलो, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कंडीशनल वैल्यू के बारे में। ये सारी चीजें पर्टिकुलर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर टाइम और इवेंट, लाइक कॉफी एट अ ब्रेकफास्ट, स्पेसिफिक क्लाइमेट और लोकेशन, जैसे कि सनस्क्रीन लोशन, इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि डेंटिस्ट, उसका एक अलग ही वैल्यू हो गया। भाई आपको दांत में दर्द हो रहा है तभी वो उसके पास जाओगे। नेशनल वैल्यू सब बेस्ट व्हेन वी एसोसिएट द ब्रांड विद द यूसेज सिचुएशंस। तो यहाँ पे यूसेज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेस्कैफे व्हिच इज सर्व्ड एट द एंड ऑफ द हार्ड डे और ऑन द लेजी आफ्टरनून्स। देन वी हैव अ परफॉर्मेंस वैल्यू। परफॉर्मेंस वैल्यू इज अ क्वालिटी ऑफ अ फिजिकल आउटकम ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट और अ सर्विस, राइट। परफॉर्मेंस वैल्यू है यहाँ पे आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी का परफॉर्मेंस लाइक आप गारंटी करो ना कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, या हम देंगे तो वो क्या वो वैसे ही परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं। जो क्वालिटी है, उसका जो बनावट है, लाइक बैग है, बैग का परफेक्शन, उसका शेप, उसकी जो स्टिचिंग है, उसका जो मटेरियल है, उसका जो लाइक जो चेन है, राइट। तो उसका फिजिकल आउटकम क्या है? वो चीज परफॉर्म कर रहा है। लाइक वो लाइक आपके पास बैग होते हैं, कैरी बैग होते हैं, या मान लो वो जो ट्रकिंग बैग होते हैं ना, बैकपैक ट्रकिंग बैग होते हैं, है ना। अब उसका एक परफॉर्मेंस वैल्यू है। भाई वो हेवी ड्यूटी के लिए बनाया गया है, आपके कंधों पे बोझ नहीं आएगा, आपके बैक पे एक सपोर्ट देगा, बिकॉज आपको क्या करना पड़ता है भाई, आपके ट्रेल्स होते हैं, अलग अलग चढ़ाई करनी है, आपको डिसेंड करना है, राइट। तो उसका एक परफॉर्मेंस वैल्यू है, वो परफॉर्मेंस ऐसी देगा कि नहीं देगा। सो इट रिफर्स टू हाउ वेल द प्रोडक्ट फिट्स इनटू द डिजायर्ड फिजिकल एंड फंक्शनल कंसिस्टेंसी, comes from the physical composition of the product from the designer of a service।
राइट। देन वी हैव अ टाइप ऑफ नीड। अब बात करेंगे थोड़ा सा नीड के बारे में, बिकॉज ये एग्जाम में आ चुकी हैं और इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। नीड्स हमारे पास 5 तरीके की हो सकती है। स्टेटेड नीड्स, जिसको तुम सामने से खोल के बताते हो, मुंह खोल के मतलब बता रहे हो कि भैया हमको ये चाहिए, स्टेटेड नीड है, स्टेट कर रहे हो। रियल नीड जो कभी कभी स्टेट स्टेट करने के पीछे का कारण क्या है, वो आपकी रियल नीड है जो तुम बोल रहे हो। बोलने के पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, जैसे कि तुमको चाहिए सस्ती टिकाऊ कार। आपको कार चाहिए जो सस्ती भी हो और बढ़िया टिकाऊ भी हो, चले भी और कंफर्ट भी हो। तो तुम्हारी रियल नीड क्या है, तुमको एक कंफर्टेबल कार चाहिए जिसका माइलेज बढ़िया हो, एवरेज अच्छा हो, है ना, ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट ना मांगती हो। आपकी रियल नीड यही है। अनस्टेटेड नीड होती है कि जिसको तुम, जैसे यहाँ पे आप सामने से बोल के बता रहे हो, यहाँ पे बोल के नहीं बताओगे, बट चाह रहे होगे कि ये मिल जाए, राइट। अनस्टेटेड नीड है, जैसे कि चाह रहे होगे कि डिस्काउंट मिल जाए, चाह रहे होगे कि ये टूल्स दे दे, ये अनस्टेटेड नीड है। कभी कभी तुम स्टेट कर सकते हो, कभी कभी स्टेट नहीं भी करोगे। डिलाइट नीड, जब आप ना सोच रहे हो और वो मिल जाए, ये डिलाइट नीड होते हैं। सीक्रेट नीड होते हैं इंटेंजिबल वाली, मतलब जो अंदर से सोच रहे हो ये हो जाए, मिल जाए, और दिखाते हो एक्चुअली में ये मिल क्या जाए, ये नीड है, ये आप पूरी करते हो खुद ही से, राइट। आइए इसको एक बार देखते हैं। व्हाट कस्टमर आस्क फॉर इज स्टेटेड नीड। व्हाट कस्टमर नीड एक्चुअली मीन्स, जो उसको चाहिए या उसने जो स्टेट किया है उसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है, रियल नीड। अनस्टेटेड नीड होता है व्हाट कस्टमर आल्सो एक्सपेक्ट बट डू नॉट आस्क फॉर, जैसे मैंने कहा डिस्काउंट वगैरह का, है ना। और मान लो कार ले रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि हमको एक सीट कवर जो होता है, जो बकेट सीट कवर है, वो दे दें, राइट। अब बोलोगे नहीं, भले अनस्टेटेड है बट चाह तो रहे होगे, नीड है आपकी। डिलाइट नीड होती है कि भाई इट इज नॉट एसेंशियल बट वुड बी डिलाइटेड इफ इट मेट। जैसे कि आपको एक कार ले रहे हो तो उसमें आपको वो क्या होता है, म्यूजिक जो आपको स्क्रीन जो मिल रही है वो उन्होंने बड़ी वाली बढ़िया सी अच्छी स्क्रीन लगा के दे दी, राइट। या उन्होंने एक ऑटोमेटिक पार्किंग कैमरा आपको, या डैशबोर्ड कैमरा उन्होंने दे दिया। ऐसे नहीं लगा रहता है नॉर्मल कार्स में, उन्होंने आपको डैशबोर्ड कैमरा दे दिया, राइट। डिलाइट हो गए तुमने नहीं सोचा था, नहीं मांगा था, तुमको मिल गई। सीक्रेट नीड, नीड दैट कस्टमर डज नॉट एक्सप्रेस, ऑफन इंटेंजिबल इन नेचर, राइट। तो वो एक्सप्रेस नहीं करता। अनस्टेटेड और इनमें, अनस्टेटेड और इसमें बहुत अंतर है। व्हाट कस्टमर आल्सो एक्सपेक्ट्स बट डू नॉट आस्क फॉर, राइट। अब यहाँ पे कस्टमर किसी से कुछ पूछ नहीं रहा है, सेलर से नहीं चाह रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे सेलर से चाह रहा होता है, और यहाँ पे इसने बाय कर लिया है। अब ये बाकी लोगों से चाह रहा है कि तुम लोग ऐसे देखो हमको कि हमारे पास ये चीजें हैं। जैसे तुम कार ले रहे हो तो आप देखोगे, चाहोगे कि लोग हमको देखें और कहें कि यार इसने बड़ी अच्छी कार ली है, ही इज अ वेरी सेवी कस्टमर, एग्जाम्पल के तौर पर। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल वही कार का लिख दिया है, आप लोग इसको जरूर देखें, राइट। पॉज कर लेना और देख लेना। देखो ये है, पॉज कर लो, देखो, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आना, पॉज कर लेना, देख लेना। अब बात करेंगे मार्केटिंग फ्रेमवर्क के बारे में। मार्केटिंग फ्रेमवर्क बता दूं, अम, या मैं किसी दूसरे वीडियो में इसको बता देता हूँ। मार्केटिंग फ्रेमवर्क वैसे कुछ ऐसा खास खास है नहीं। मार्केटिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइक इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पे टारगेट मार्केट एंड अ वेरिएबल ऑफ अ प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन दैट वर्क टुगेदर टू सेटिस्फाई द टारगेट मार्केट नीड्स। तो हमारे मार्केट जो भाई हमने टारगेट और सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग भी पढ़ ली है, होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। आई वाले उसमें आ रहा होगा, आई आइकन आप लोग देख रहे होगे तो उसमें आ रहा होगा, है ना। तो देख लेना जाके। अब जो टारगेट सोचा है मैंने सर्व करने के लिए, उसकी जो नीड है, उसको नीड को सेटिस्फाई कैसे करोगे, इन सबके कॉम्बिनेशन से। भाई प्रोडक्ट क्या, प्राइस प्लेस प्रमोशन क्या, राइट, और टारगेट मार्केट और उनकी नीड क्या है ना। इन दोनों से ही हमारी क्या है, बेसिक एलिमेंट बनती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, जो कि ये है। और ये हमारा एक सेकेंड, ये हमारा कहाँ दिया गया, राइट, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा, है ना। कौन सी बुक में, को फिलिप कॉटलर की बुक में मिल जाएगा। चलिए, सो द टर्म marketing mix was coined by Neil Hopper Gordon, professor of advertising at Harvard Graduate School of Business Administration in United States. A foundation model is the marketing mix that is known as the 4 Ps, and John E. J. McCarthy
initially established the modern marketing mix or the 4 Ps in 1960, and it has since become the dominant paradigm for the marketing management decisions, right? And फिर उसके बाद थोड़ा और एडवांसमेंट हुआ। बूम्स एंड विटनर ने 7 Ps के बारे में बताया, 4 P जो आपने पहले पढ़े और एक्स्ट्रा 3 Ps और प्रोसेस, पीपल एंड एविडेंस, राइट? अब फिर मैं कह दूं, कहीं कहीं सर्विस मार्केटिंग में ओकेजनली 8P भी लेते हैं। वो क्या होता है? परफॉर्मेंस। मैं आपसे कहूंगा कि ये प्लीज नोट करके रखना, क्योंकि अब एग्जाम में ये तीनों सबको पता ही चल गए, आते हैं, बट बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। फोकस करना इस चीज को, राइट? इस चीज को फोकस करना। परफॉर्मेंस, 8P, 7P तो सब आ चुका, हो चुका है, सब लोगों को पता चल गया। अब 8P पे ध्यान देना, राइट? 8P क्या होता है? परफॉर्मेंस होता है, ठीक है? बाकी मार्केट सेगमेंटेशन, पोजीशन, टारगेटिंग आप लोग पढ़ चुके हो। जरूर देखो, एंजॉय करो, मजे करो। इतनी आज की हमारी वीडियो थी। होपफुली यू ऑल enjoyed and learned a lot from the today's session. Do like the video, comment on it, please do comment on it, subscribe अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो, एंड पूरी वीडियो देखो। एक बार हमारे कंप्लीट कोर्स में जाओ, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपके नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। और खाली नेट जेआरएफ नहीं, हमारे और भी जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो उनके लिए भी फायदेमंद है। थैंक यू, बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं एक और वीडियो में।